हेलो एवरीवन। अभी हमने लास्ट वीडियो में रैखिक बीजावली के कुछ उपयोगी प्रमेय तक डिस्कस किया था। आधार समझाया था मैंने आप लोगों को और स्पैनिंग सेट जनक समुच्चय समझाया था। उसके आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रैखिक युगपत रैखिक समीकरण। तो इसका पहले तो मीनिंग समझ लें आप लोग। युगपत का क्या मतलब होता है? युगपत का मतलब होता है दो समीकरण या पेयर में, ठीक है। जैसे जितने वेरिएबल्स होते हैं, जितने अननोन वेरिएबल्स होते हैं, उतने ही समीकरणों का पेयर होगा। पेयर से मतलब यहाँ दो से नहीं है, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। युगपत का मतलब जो है वो उसका मतलब है दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं समीकरणें। तो जैसे आप लोगों ने 10th क्लास में 9th क्लास में दो चरों में रैखिक समीकरणों को हल करना सीखा था। वहाँ पे हम क्या करते थे, एक्स प्लस वाई, एक्स और वाई में दो समीकरण हमें दी जाती थी, उन्हें हल करते थे। एक समीकरण से एक वेरिएबल का मान निकालते थे, फिर उसको दूसरी समीकरण में रखते थे और दूसरा वेरिएबल का मान निकालते थे। फिर उसके बाद में वापस उस मान को पहली समीकरण में रख के पहले वेरिएबल का मान निकालते थे। ऐसा करते थे हम। तो वो भी युगपत रैखिक समीकरणें ही थी। यहाँ पर दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के साथ हम डील करेंगे। दो से ज़्यादा मतलब n वेरिएबल्स की बात हम कर रहे हैं। तो हमारे पास अगर n वेरिएबल्स हैं, ठीक है, तो नंबर में भी हमारे पास n या n से ज़्यादा इक्वेशंस होनी चाहिए ज़रूर। अब मान लिया m हमारे पास में इक्वेशंस हैं, ठीक है। तो अगर m इक्वेशंस की हम बात करते हैं, यहाँ पर m जो है वो लेस देन और इक्वल टू n है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो समीकरण देख लीजिए, समीकरणें कैसे लिखी हुई हैं। मान लिया हमारे पास में ये एक सिस्टम है इक्वेशंस का, जिसमें n वेरिएबल्स हैं, जिसको अननोन्स भी कहेंगे, और m नंबर ऑफ इक्वेशंस हैं, ठीक है। दोनों अलग अलग संख्याएं हैं। m तो समीकरणों की संख्या है, n चरों की संख्या है, ठीक। तो समीकरण ये है a11x1 a12x2 अप टू a1nx1 इज इक्वल टू b1, a21x1 a22x2 a2nx1 xn इज इक्वल्स टू b2। इसी तरह से am1x1 am2x2 amnxn इक्वल्स टू bm। ये हमारे पास में m समीकरणों का एक निकाय है। अगर हम इसको मैट्रिक्स के रूप में लिखना चाहें तो क्या करेंगे, सब में x1 कॉलम का जो है उसके जितने भी ये गुणांक हैं, इन सब का पहला कॉलम बना देंगे। x2 चरों को, x2 को एक साथ लिख करके और इसके जो गुणांक होंगे उसका दूसरा कॉलम बना देंगे, एंड सो ऑन। n तक हम ऐसे ही करेंगे। xn चर के जितने भी टर्म्स हैं सबको एक साथ लिख करके और उनके गुणांकों का एक कॉलम बना देंगे। तो हमारे पास में ये एक मैट्रिक्स बन जाएगी और उसके साथ एक कॉलम मैट्रिक्स लिखेंगे जिसमें चर x1 x2 xn तक आ जाएंगे, इज इक्वल टू जो राइट हैंड साइड वेक्टर्स हैं ये, इनका भी एक कॉलम वेक्टर बना देंगे, ठीक है। तो ये जो सिस्टम बनेगा इसको मैट्रिक्स फॉर्म कहेंगे। इसमें जो पहली मैट्रिक्स बनती है इसे कोफिशिएंट मैट्रिक्स यानी कि गुणांक मैट्रिक्स कहा जाता है। दूसरा जो मैट्रिक्स बनता है कॉलम मैट्रिक्स, ये चर मैट्रिक्स होता है। और तीसरा जो है इसको हम वैसे तो कॉस्ट मैट्रिक्स कहा जाता है इसे कहीं कहीं, या फिर आप इसको राइट हैंड साइड मैट्रिक्स भी, राइट हैंड साइड वेक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक। तो ये हमने क्या किया, इस समीकरणों के निकाय को मैट्रिक्स रूप में परिवर्तित किया है। अब हमें करना क्या है, इसमें करना है हमें ये कि इन समीकरणों को हमें हल करके x1 x2 x3 xn तक के चरों का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये जो मान हमें प्राप्त होंगे इसमें तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहला तो सिर्फ और सिर्फ एक एक मान सबका मिले, है ना, जिसे हम अद्वितीय हल कहते हैं। मतलब x1 का भी एक ही मान आए,
x2 का भी एक ही मान आए और xn तक xn का भी एक ही मान आए, तो ये जो हल प्राप्त होगा इसे अद्वितीय हल कहा जाता है, राइट। दूसरा, इनके ये जो सेट मिलेंगे इसके मानों के, वो एक से ज़्यादा सेट हमें मिल जाए तो इसे कहा जाता है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है। तीसरा, मिले ही नहीं हमें इसका कोई हल, ठीक है। तो जब कोई हल विद्यमान नहीं हो तो फिर उसे असंगत निकाय कहा जाता है, राइट। तो वही 3 केसेस यहाँ पर दिए गए हैं, मैं एक बार इसको बता रही हूँ। क्या बोल रखा है इसने कि समीकरण निकाय का अद्वितीय हल विद्यमान हो। दूसरा केस, जब समीकरण निकाय के अनंत हल विद्यमान हो। और तीसरा केस, जब समीकरण का जो निकाय है वो असंगत हो, उस केस में कोई हल विद्यमान नहीं होगा, ठीक है। अब ये तीनों केस को कैसे जज किया जाता है, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक। तो उसके लिए हमें मैट्रिक्स की रैंक निकालना आना चाहिए। मैट्रिक्स की रैंक से हम ये पता कर पाएंगे कि ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स की, इसके साथ में एक और मैट्रिक्स हम लेते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, जिसमें हम ए और बी कॉलम को एक साथ लिखते हैं, उसे मैट्रिक्स सी से व्यक्त किया जाता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है। तो मैट्रिक्स की रैंक निकालना यहाँ पे पहला काम जो हमें सीखना है। दूसरा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होती है, ये चीज़ हमें जाननी है। तो ये 2 चीज़ें इस टॉपिक में इम्पॉर्टेंट है। मैट्रिक्स की रैंक निकालना हमें आना चाहिए और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होती है, राइट, ठीक है। तो मैट्रिक्स का रैंक निकालना अगर आप लोगों को आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो रैंक निकालने के, रैंक होती क्या है, ये जो मैट्रिक्स है उसको समझ लीजिए। ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में अगर हम एक सबसे बड़ा ऐसा डिटर्मिनेंट सारणिक ढूंढ पाएं जिसका मान अशून्य हो, तो उस सारणिक का जो ऑर्डर होता है वही इस मैट्रिक्स की रैंक कहलाती है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर इस मैट्रिक्स ए में हम सबसे बड़े ऑर्डर का एक ऐसा सारणिक ढूंढ पाएं जो अशून्य हो, तो उसका जो ऑर्डर होता है वही मैट्रिक्स की रैंक होती है। अब रैंक निकालने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका, तो जो डेफिनेशन मैंने बोली उस डेफिनेशन को फॉलो कीजिए। तो अगर 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो वहाँ तक तो ठीक है, आप एक 1x1 के सारणिक से शुरू करेंगे। पहले 1x1 के सारे सारणिक ढूंढेंगे, वो नॉन ज़ीरो, सबसे पहले तो सबसे बड़े से शुरुआत करनी है, तो सबसे बड़ा 3x3 का सारणिक ढूंढेंगे। अगर वो नॉन ज़ीरो मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, मैट्रिक्स की रैंक 3 हो गई। अगर सारे 3x3 के सारणिक 0 मिलते हैं तो फिर 2x2 पे आइए। 2x2 के, अगर 3x3 की मैट्रिक्स है तो 2x2 के आपको कितने, 2 2 2 2 4 और 2 2 6 आपको 6 भी नहीं, लगभग 8 करीब आपको 2x2 के सारणिक मिल जाएंगे। उनमें से कोई भी एक अगर अशून्य मिल जाता है तो मैट्रिक्स की रैंक 2 हो गई। और अगर सारे 0 मिलते हैं तो फिर सारे एलिमेंट्स में से अगर कम से कम एक एलिमेंट भी नॉन ज़ीरो है इस मैट्रिक्स में, तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट मैट्रिक्स की रैंक 1 हो जाएगी, क्योंकि मैट्रिक्स की रैंक 0 सिर्फ 0 मैट्रिक्स की होती है। 1x1 का सारणिक मतलब एक एलिमेंट का सारणिक। तो अगर ये मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स नहीं है तो इसमें कम से कम एक अवयव तो ऐसा होगा जो अशून्य होगा, बस वही 1x1 का सारणिक हो गया जो अशून्य है, तो जो मैट्रिक्स की रैंक हो जाएगी वो 1 हो जाएगी, ठीक है। ये तो तरीका ये हो गया। अब अगर आप लोगों ने मैट्रिक्स निकालना नहीं सीखा है जूनियर क्लासेस में तो प्लीज़ लेट मी नो, ताकि मैं एक अलग से वीडियो रैंक निकालने का आपको बना करके भेज सकूं। रैंक निकालना आपको उसमें मैं सिखा दूंगी। दूसरा तरीका क्या होता है, जो मैट्रिक्स होती है उस मैट्रिक्स का इक्विवेलेंट
फाइंड आउट करना और फिर उसकी हेल्प से रैंक निकालना। तीसरा मेथड होता है गिवन मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना और फिर उसका रैंक निकालना। तो ये तीनों मेथड्स जो हैं वो अलग से डिस्कस करने लायक मेथड्स हैं। अगर आप लोगों ने रैंक निकालना नहीं सीखा है तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे जवाब भेज दें कि हमने रैंक निकालना नहीं सीखा है, ताकि मैं आप लोगों को उसका वीडियो बना के भेज सकूं। और अगर आप लोगों ने सीखा हुआ है रैंक निकालना पुरानी क्लासेस में, तो फिर आप उसको, मैं ये मान के चलूँगी कि आपको आता है रैंक निकालना और आगे बढ़ जाए। ठीक है, तो दूसरी चीज़ आती है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। क्या होती है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स? कैसे लिखते हैं? सपोज़ ये मैट्रिक्स ए है आपकी और ये मैट्रिक्स बी है, तो अगर आप मैट्रिक्स में ए और बी को एक साथ लिखते हैं और इसको सी मैट्रिक्स नाम दे देते हैं, तो ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहलाती है। इसका हिंदी टर्म सॉरी मुझे नहीं पता है, आप लोग मैं अगर कहीं मिलेगा तो मैं बता दूंगी, बाकी हिंदी टर्म इसका मुझे आई थिंक नहीं ध्यान है। ये यहीं पे लिखा हुआ है, ये रही ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, संबंधित मैट्रिक्स ए बी, नहीं इसने भी मेंशन किया हुआ है इसका नाम, हिंदी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ही याद रखें। अब चेक कैसे करते हैं? अगर मैट्रिक्स ए का रैंक और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी का रैंक बराबर होता है, ठीक है, तो इस निकाय का सुसंगत हल विद्यमान है, मतलब निकाय संगत निकाय कहलाएगा। निकाय की संगतता पर निकाय का हल निर्भर करता है। अगर निकाय संगत होगा तो ही उसका हल विद्यमान होगा, अगर निकाय असंगत होगा तो उसका हल विद्यमान नहीं होगा। तो संगत कब होगा? जब रैंक ए रैंक ए बी के बराबर होगी। रैंक ए रैंक ए बी के बराबर होगी तो निकाय संगत होगा। तो ये जो दो केस हैं ये संगत निकाय के हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, और अगर निकाय असंगत होगा, कब होगा असंगत? जब रैंक ए रैंक ए बी के बराबर नहीं होगी, तो फिर उस केस में निकाय असंगत होगा और उस स्थिति में इस निकाय का हल विद्यमान नहीं होगा। तो दो कैटेगरीज बन गई, संगत और असंगत निकाय। अब उसके बाद फर्दर फिर संगत निकाय में भी दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं। पहला, यदि रैंक चरों की संख्या के बराबर हो, ठीक है, तो फिर उस केस में उस निकाय का अद्वितीय हल विद्यमान होता है। यदि रैंक चरों की संख्या से कम हो, जैसे चर तो आपके 3 है मान लीजिए और रैंक आपकी 2 ही आ रही है, तो फिर उस केस में समीकरण निकाय के अनंत हल विद्यमान होंगे। ठीक है, तो इतनी बात आप लोग इसको, इतना जितना मैंने अभी डिस्कस किया इसको रिवाइज करें। इसके नोट्स प्रॉपरली मैं बना करके भेजूंगी और इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।